Welcome to One Academy. This is Debashri here. I'm working as an assistant professor. If you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code, that is DEBA1. So what are the benefits of joining Unacademy Plus? Are daily live classes, structured courses as per the CSIR syllabus, live tests and quizzes, unlimited access to all the educators at single subscription. You can also clear your doubts with your favorite educators, right? Okay. So if you want to join Unacademy Plus, join it without any delay. So if you see the price list, if you join for 1 month, the price will be 1890. For 3 months, it is 4725. For 6 months, it is 7560. For 12 months, it is 9450. And for 24 months, it is 11340. So if you use my referral code, my referral code, that is DEBA1, you will be getting a 10% off on all this, right? Okay. So let's this come to the topic. So today's topic of discussion is respiration. Respiration is very important topic. It is from the plant physiology, and also from covers two unit, basically plant physiology and your um, metabolism, right? Okay, biomolecules also. So coming to respiration. So what is respiration? Respiration, if we define, respiration can be defined as a metabolic process wherein the living cells of an organism obtain energy by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. So we can say respiration क्या है? Respiration एक metabolic process है जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी living cells होते हैं वो अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय टेकिंग ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. मान लो जैसे अगर मैं इसको अच्छे से डिफाइन करूं, सपोज कोई भी इंडिविजुअल है ए, राइट? अब ये इंडिविजुअल क्या करेंगे, ही विल इनटेक ऑक्सीजन, राइट? जैसे ही उसने ऑक्सीजन इनटेक किया तो ये ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा या फिर जो भी ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्गेनिक. जैसे ही ऑक्सीडेशन इनहेल करेगा तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन जाके क्या करेगा, आपका ऑक्सीडेशन करवाएगा. किसका ऑक्सीडेशन करवाएगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, राइट? और जैसे ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा तो वो आपके कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, राइट? वो एनर्जी होगा आपका एटीपी के फॉर्म में, राइट? और वो एनर्जी क्या करेंगे, जो बॉडी है वो उसको यूटिलाइज करेंगे इन परफॉर्मिंग डिफरेंट वर्क, राइट? ये हो गया आपका बेसिक ऑफ रेस्पिरेशन. तो अगर रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लिविंग सेल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट? बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances, right? Okay. सो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक तो हो गया एरोबिक जो हमने अभी देखा, और दूसरा होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट? एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. ये आपका एक सेल्यूलर प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. क्यों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है? टू प्रोड्यूस एनर्जी. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसीलिए होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जाके आपका ऑक्सीडेशन करवाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जो कि आपके एटीपी को रिलीज करवाता है, राइट? और ये क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट टेक प्लेस विद इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. और ये हम कह सकते हैं ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. जैसे जो रिएक्शन है ग्लूकोज है, उसको ऑक्सीजन जब आपने इनहेल किया, वो ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करवाएगा और रिलीज करेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट? ये हो गया आपका
एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है आपका? इट इज अ टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली एन एरोबिक, एन मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इसका जो आपका रिएक्शन है वो है ग्लूकोज, जो ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज किस में चेंज हो जाते हैं? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब अगर ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी दोनों में लिबरेट हो रहा है, लेकिन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा लिबरेट करते हैं, लेकिन एनाएरोबिक के केस में वो अल्कोहल को लिबरेट कर रहा है, ना कि वाटर को, राइट? तो ये हो गया आपका एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो अगर हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं, रेस्पिरेशन क्या है आपका? ये एक सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है जिसके थ्रू हमें एटीपी एनर्जी मिलता है, एटीपी हमें मिलता है, राइट? ये दो तरह के होते हैं, या तो एरोबिक या एनाएरोबिक। एरोबिक के केसेस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्मेशन करवाता है, और जो एनाएरोबिक केसेस होते हैं इसमें ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है। एनाएरोबिक इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज क्या करवाते हैं? वो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करवाते हैं। क्लियर? तो ग्लूकोज आपका क्या रिलीज करवाते हैं? ये रिलीज कराते हैं अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, राइट? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी को ये रिलीज करवाता है। क्लियर? नाउ द फर्स्ट जो रेस्पिरेशन का सबसे पहला जो मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, राइट? ये बेसिकली होता किधर है? ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है एंड आपका ये होता है यूकैरियोट्स में भी, राइट? लोकेशन क्या है इनका? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ये आपका होता है साइटोसॉल में, और यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये होता है आपका साइटोसॉल में, राइट? ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस का लोकेशन, होता किधर है, राइट? अगर ये बेसिकली है क्या? ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि हर सेल्स में होता है, because this is a mechanism by which the cells derive energy. Some extent of energy is derived. Occurs in presence and absence of oxygen. ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस में होता है, राइट? तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट है तब हम इसको बोलते हैं क्या? हम इसको बोलते हैं एरोबिक, राइट? और ऑक्सीजन अगर आपका एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तब हम इसको बोलते हैं क्या? वी कॉल्ड इट एनाएरोबिक, राइट? और जो एरोबिक है, एरोबिक का जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जो कि आपका 7 जो एनर्जी रिलीज करते हैं। और एनाएरोबिक के केसेस में क्या रिलीज करता है? ये अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, राइट? ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक। यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? मैं आपको पूरे मैकेनिज्म में समझाऊंगी। नेक्स्ट, ये 10 स्टेप्स पाथवे होता है। पूरा जो रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, ग्लाइकोलाइसिस की अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली आपका 10 स्टेप्स मेथड होता है। अगर जो ग्लाइकोलाइसिस है बेसिकली वो आपका क्या है, वो आपका आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका कितना प्रोसेस है? 10 स्टेप मेथड्स है, राइट? 10 स्टेप मेथड से जो फर्स्ट 5 स्टेप्स होते हैं, जो फर्स्ट 5 स्टेप्स, वो उसको हम बोलते हैं क्या? ये फर्स्ट 5। आप देख सकते हो एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है, एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है, राइट? तो हम इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है। सेल क्या करते हैं? एटीपी लेते हैं, फिर वो अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, फिर लास्ट के फेजेस में वो एटीपी रिलीज करते हैं। पहले वो एटीपी को कंज्यूम करेंगे फर्स्ट
5 फेजेस में, फिर धीरे धीरे लास्ट फेज में क्या करेंगे, ये 7th 10th में आपका एटीपी को रिलीज करेंगे। तो ये जो लास्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं क्या, पे ऑफ फेज। क्यों बोलते हैं पे ऑफ फेज, क्योंकि इस लास्ट स्टेप्स में वो एटीपी को रिलीज करेंगे। क्लियर हुआ हाउ इट इज वर्किंग, राइट। तो फर्स्ट 5 को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज एंड नेक्स्ट 5 को हम बोलते हैं क्या, पे ऑफ फेज। क्यों पे ऑफ फेज बोलते हैं, एज एटीपी इज रिलीज्ड। क्यों, क्योंकि आपका एटीपी जो है वो रिलीज करते हैं, और यहाँ पे एटीपी जो है वो यूज्ड करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो, दिस इज 1 यूजिंग एंड दिस इज 2nd यूजिंग, राइट। तो अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस क्या है, आपका जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, राइट। यहाँ पे एक एंजाइम की जरूरत होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, हेक्सोकाइनेस। इसको हम बोलते हैं क्या, हेक्सोकाइनेस, राइट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर आपका चेंज होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ अ एंजाइम कॉल्ड फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। fructose 6 phosphate changes to fructose 1,6 biphosphate। यहाँ पे भी एक एंजाइम की जरूरत होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, राइट। और आप ध्यान देना, जहां पे भी यहाँ इस स्टेप में नोटिस करने वाली या इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सिंगल डायरेक्शनल है, यूनिरेगुलेटरी स्टेप है। आप ध्यान से देखो, एरो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कि यूनिडायरेक्शनल। और जो यूनिडायरेक्शनल स्टेप्स होते हैं वो आपका रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं, राइट। मैं यहाँ पे देती हूँ रेगुलेटरी स्टेप्स जो होते हैं आपका, वो होता है बेसिकली यूनिडायरेक्शनल, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, यूनिडायरेक्शनल स्टेप। तो ये रेगुलेशन में हेल्प करता है। फिर आपका फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट चेंज होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चेंज होता है 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट, वो जो कि चेंज होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड पायरुवेट। ये तो पूरा एक मैकेनिज्म है, एक स्टेप्स है जिसको आपको इसको याद करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि स्टेप्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो इस पूरे चार्ट में जो आप देख रहे हो यूनिडायरेक्शनल वाला स्टेप्स है, जैसे कि हो गया आपका ये वाला स्टेप, राइट। जैसे कि हो गया आपका ये वाला स्टेप, ये सब क्या है, ये सब यूनिडायरेक्शनल स्टेप्स जो होते हैं ये आपके रेगुलेटरी स्टेप्स है। ये पूरे ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करवाते हैं, राइट। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड पायरुवेट, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो पहले इस स्लाइड्स में हमने क्या कंक्लूजन किया, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो बेसिकली आपका 10 स्टेप्स पाथवे है। पहला 5 जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि वहां पे एटीपी का कंजम्पशन होता है। लास्ट के जो 5 स्टेप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। क्यों पे ऑफ फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एटीपी रिलीज करते हैं, राइट। और जो आपके ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल स्टेप्स। ये यूनिडायरेक्शनल स्टेप्स करता क्या है, ये आपका बेसिकली रेगुलेशन में हेल्प करता है, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल स्टेप्स। और देखिए आप ध्यान से देखोगे तो एटीपी का रिलीज कहाँ हो रहा है, 7 स्टेप में। मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ 7 स्टेप में, आप देखो एटीपी रिलीज्ड, राइट। और यहाँ 10th स्टेप में, 7th और 10th स्टेप में आपका एटीपी क्या हो गया, रिलीज्ड, एटीपी रिलीज्ड। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 6 स्टेप में भी एटीपी का इनडायरेक्ट रिलीज्ड है। इनडायरेक्ट रिलीज्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका NADH को वो रिलीज कर रहे हैं, जो कि NADH क्या करेंगे, आपका एटीपी का प्रोडक्शन करवाएगा। क्यों, जैसे एक NADPH से हमें कितना एटीपी मिलता है, 1.5 एटीपी हमें मिलता है एक NADPH से, राइट। तो ये हो गया आपका, ये जो स्टार मैंने दिया है यहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पे ऑफ फेज। क्लियर हुआ, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे 1.5 लिखा है, दिस शुड बी 2.5, राइट।
तो 1 NADPH से हमें 2.5 ATP मिलते हैं और 1 FADH से हमें मिलता है, यू मेक इट क्लियर, जो FADH2 होता है उससे हमें मिलता है 1.5 ATP, राइट। तो जो NADH से है उससे हमें कितना मिला ATP, 2.5 ATP, राइट। वो हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप है, फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है और सेवेंथ, टेंथ एंड सिक्स्थ स्टेप में एटीपी रिलीज हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट एटीपी का रिलीज हो रहा है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सेवेंथ एंड टेंथ स्टेप में क्या हो रहा है, एटीपी डायरेक्टली रिलीज्ड हो रहा है। तो हम इसको बोलते हैं क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, राइट। यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ हो क्या रहा है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, राइट। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, जो भी फॉस्फेट ट्रांसफर हो रहा है, जो फॉस्फेट आपका ट्रांसफर हो रहा है वो सबस्ट्रेट से एटीपी में डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, जब भी हम फॉस्फेट को ट्रांसफर करते हैं वो फॉस्फेट आपका सबस्ट्रेट से डायरेक्टली एटीपी में ट्रांसफर हो रहा है, तब हम इसको बोलते हैं क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, राइट। तो ये हो गया, यहाँ पे जो आपका स्टेप है 7th 10th, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। क्लियर हुआ इतना तक? नेक्स्ट, अगर हम एनर्जी शीट्स के बारे में बात करते हैं एक्सक्यूज मी, अगर हम एनर्जी शीट्स के बारे में बात करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है वहां पे आपका एटीपी कंजम्पशन हुआ, राइट। थर्ड स्टेप में भी आपका एटीपी कंजम्पशन हुआ, तो टोटल एटीपी हमारे पास यहाँ कितना कंजम्पशन हुआ, टोटल एटीपी 0.2 दो एटीपी का कंजम्पशन हुआ है, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप, राइट। और ये फर्स्ट स्टेप कौन से एंजाइम के थ्रू हो रहा है, हेक्सोकाइनेज, एंड ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज यूनिडायरेक्शनल है, तो हम इसको रेगुलेटरी एंजाइम्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो एनर्जी बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली ये आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है, सबसे पहली बात, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में एटीपी का कंजम्पशन होता है, राइट। और यहाँ 2 मोल्स ऑफ एटीपी, 2 एटीपी कंज्यूम करते हैं, राइट। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज फर्स्ट स्टेप में होता है एंड आपका थर्ड स्टेप में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम जो हमें ग्लूकोज से एटीपी, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो हमें एटीपी मिल रहे हैं वो हम देखेंगे, जिसको हमने पे ऑफ फेज कहा था, जिसको हमने क्या कहा था, पे ऑफ फेज, राइट। तो हम देखेंगे पे ऑफ फेज से हमें कितना एटीपी मिल रहा है। तो आप देखोगे 6 स्टेप में 2 NADPH का प्रोडक्शन है, राइट। 2 NADPH का प्रोडक्शन है। NADH क्या करता है, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एटीपी है। इनडायरेक्ट एटीपी सोर्स क्यों है, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ, एक NADPH में आपका, एक NADH में आपका कितना एनर्जी होता है, 1.5 ATP। एक NADH से हमें मिलता है 1.5 ATP। तो यहाँ देखो आप, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ 2 NADH है, तो 2 NADH से हमें कितना मिलेगा, 2 NADH से हमें मिलेगा 2 NADH से हमें मिलेगा 2 into 1.5 ATP, राइट। तो 2 into 1.5 तो मतलब हमें कितना मिल गया, 5 ATP हमें मिल गया NADH से, राइट। और डायरेक्ट हमें एटीपी का गेन कितना हो रहा है, 2 ATP, 1 ATP एंड 1 ATP। क्लियर हुआ। तो पे ऑफ फेज में हमें 6th स्टेप में NADH2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, जो कि आपका इनडायरेक्ट सोर्स होता है एटीपी का। और 7th स्टेप में हमें डायरेक्टली एटीपी मिल रहे हैं, प्लस 10th स्टेप में भी हमें एटीपी का डायरेक्ट रिलीज देखने को मिल रहा है। और ये जो 7th एंड 10th स्टेप है, इसको हम बोलते हैं क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसको हम सबस्ट्रेट लेवल की फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, ये आपका
ये जो एटीपी का जो फॉस्फेट है, इसको ये सबस्ट्रेट से लेके आते हैं, लेके आने के बाद इसको आपका ट्रांसफर करवाते हैं किसमें, डायरेक्टली एडीपी को, एंड एडीपी गेट्स कन्वर्टेड टू एटीपी। तो हम इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो कि आपका 7th एंड 10th स्टेप में होता है, राइट। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे नेट गेन ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी का गेन होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोल, नेट गेन ऑफ एनर्जी किस में, ग्लाइकोलाइसिस में, राइट। ग्लाइकोलाइसिस में हमें कितना गेन हुआ, मतलब पहले हमने देखा था प्रिपरेटरी फेज में वो 2 एटीपी कंज्यूम कर रहे हैं, फिर पे ऑफ फेज में हमने देखा इनडायरेक्टली 5 एटीपीज, फिर डायरेक्ट 2 एटीपीज। तो अभी माइनस का जो काम है, जो हमें देखना है नेट कितना जो यूज हुआ उसको हटा के कितना बचा रहा, दैट कैलकुलेशन वी विल कैलकुलेट हियर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो एनर्जी कंज्यूम हुआ है वो कितना कंज्यूम हुआ है आपका, दैट इज 2 एटीपी। ये 2 एटीपी हुआ कहाँ है कंज्यूम, प्रिपरेटरी फेज में, प्रिपरेटरी फेज में आपका ये कंज्यूम हुआ है, जो कि आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में हुआ था, राइट। और जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड है, मतलब जो एनर्जी रिलीज हुआ है, प्रोड्यूस्ड कहाँ हुआ है हमारा, प्रोड्यूस्ड हुए हैं हमारे 6th, राइट, 7th एंड 10th स्टेप में। 6th स्टेप में हमें क्या मिला, हमें मिला NADH, और 7th और 10th स्टेप से हमें मिला डायरेक्ट ATP, राइट, डायरेक्ट ATP। तो 1 NADH प्लस ATP। अब हमें देखना है कैलकुलेशन में फोकस क्या करना है, एक NADH से हमें कितना ATP मिल रहा है, 2.5 ATP। एक NADH से हमें मिल रहा है 2.5 ATP। तो 2 NADH से हमें कितना ATP मिलेगा, 2 NADH से हमें मिलेगा 5 ATP। क्लियर। तो एक NADH से हमें मिल रहा है 2.5 ATP, तो 2 NADH से हमें कितना मिलेगा, 5 ATP। 2.5 इंटू 2.5, तो ये हो गया हमारा 5 ATP। तो अगर हम नेट गेन की बात करते हैं, नेट गेन कितना हो गया, 5 ATP हमें कहां से मिला, दिस 5 ATP फ्रॉम 1 NADH, राइट। कितना मिलता है, 2.5। तो 2 NADH से हमें कितना मिलेगा, 2 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 5 ATP। मैंने यहाँ पे ये आपको डिस्क्राइब किया है, कंफ्यूजन है तो, राइट। एक NADH से हमें मिला था 2.5, तो 2 NADH से हमें मिल गया 5 ATP, राइट। और यहाँ पे दिस यू शुड मेक इट 2 सो दैट कंफ्यूजन ना हो, राइट। और हमें कितना डायरेक्ट ATP हमें कितना मिल रहा था, डायरेक्ट मिल रहा था 2 ATP, तो नेट गेन कितना हुआ, 7 ATP। क्लियर। तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हमें नेट गेन ऑफ ATP कितना मिल रहा है, 7 ATP, राइट। तो 7 ATP कैसे मिल रहा है, क्योंकि 7 ATP हमें इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपका एक NADH और 2 डायरेक्ट ATP, सॉरी 2 NADH, क्या है, 2 NADH एंड डायरेक्ट ATP, राइट। देखो 2 NADH एंड 2 डायरेक्ट ATP हमें मिल रहा है, जो कि आपका 7th एंड 10th स्टेप में है, राइट। और 2 NADH से हमें कितना मिल रहा है, 2 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 5 ATP। तो नेट गेन कितना हो गया, 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 ATP। ये हमें मिल गया नेट गेन ऑफ ATPs और एनर्जी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ये हमें मिला है सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से, राइट। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ये जो ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस है, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इसको हम बोलते हैं रेगुलेशन। कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, वो हम देखेंगे इस स्लाइड्स में। जो रेगुलेशन है वो बेसिकली आपका हेक्सोकाइनेज करते हैं, एंजाइम है, फिर आपके करते हैं ये कौन, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। ये एंजाइम जो है आपका, ये रेगुलेट करता है ग्लाइकोलाइसिस को। बेसिकली इसको रेगुलेट करने वाले जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल स्टेप्स में जो भी एंजाइम्स होते हैं,
या जो भी यूनिडायरेक्शनल होते हैं इसको हम बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करवाता है। जैसे आपका हो गया जैसे आपका हो गया क्या, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, ये क्या करते हैं, ये पूरा रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ये पूरे ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका बेसिक स्टेप्स रेगुलेशन का। ओके ये जो एंजाइम्स यूनिडायरेक्शनल केसेस में हेल्प करते हैं, इन एंजाइम्स का भी कुछ कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं एंड कुछ कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो हेक्सोकाइनेज है उसका एक्टिवेटर है आपका AMP, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और इसका इनहिबिटर है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ATP, राइट। तो ATP जो होता है ये इनहिबिटर के हिसाब से काम करता है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज में भी जो आपका एक्टिवेटर है वो है आपका AMP एंड F26 बायफॉस्फेट, BP स्टैंड्स फॉर बायफॉस्फेट, और इसका भी जो इनहिबिटर है ये हो गया आपका कौन, ATP एंड सिट्रेट एंड हाइड्रोजन, 3 इनहिबिटर है इसका, ATP सिट्रेट हाइड्रोजन। पायरुवेट काइनेज जो है उसका जो एक्टिवेटर है ये है आपका AMP, ADP, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, और जो इसका इनहिबिटर है मैं यहाँ लिख रही हूँ ये है आपका एलेनिन एसिटाइल कोएंजाइम A एंड हो गया आपका ATP। तो ये हो गया आपका क्या, इसका इनहिबिटर्स, राइट। तो ये पूरा आपको याद करना है जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और इनहिबिट करता है। जैसे ही हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट करने से पहले AMP प्रेजेंट होता है, हेक्सोकाइनेज AMP को यूज करके एक्टिवेट होता है, फिर वो जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो फीडबैक या फिर आप बोल सकते हो ग्लूकोज 6 प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट ही उस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। सो दिस इज द inhibitors and activators which are playing a role in the activation and inhibition of the enzymes that are playing role in the regulation part. ओके अगर हम पूरे डिटेल जो हमने अभी पढ़ा है मैं इसको वन स्लाइड में कंक्लूड करके देती हूँ, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, जिसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। हमने देखा अभी क्या, पहले सबसे पहले तो हमने देखा रेस्पिरेशन, हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा रेस्पिरेशन, जो कि आपके दो तरह के होते हैं। कौन से 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं आपके, एक होता है आपका एरोबिक, एक होता है आपका एनारोबिक, राइट। जो एरोबिक होता है वो क्या करते हैं आपके, वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करके ये चेंज हो जाते हैं आपके किस में, जो आपके एरोबिक होते हैं ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या हमें मिलता है, हमें मिलता है इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो एनर्जी होता है वो है आपका ATP के फॉर्म में। लेकिन अगर हम एनारोबिक की बात करते हैं, एनारोबिक में हमें जो मिलता है, हमें क्या मिलता है, एनारोबिक में हमें मिलता है अल्कोहल, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, जो कि आपका ATP है। एनारोबिक का केस क्या है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एनारोबिक। नेक्स्ट हमने डिटेल में देखा आपका ग्लाइकोलाइसिस। जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है बेसिकली ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि आपके 10 स्टेप्स में होता है, 10 स्टेप्स। 10 स्टेप में से जो आपका पहला 5 होता है, जो आपका फर्स्ट 5 होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, और जो आपका नेक्स्ट 5 टू 10 होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो फर्स्ट 1 to 5 स्टेप्स होते हैं इसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, और जो आपका नेक्स्ट 5-10 है इसको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज, इसको हम बोलते हैं क्या, पे ऑफ फेज। इसको हम प्रिपरेटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ATP कंजम्पशन होता है, क्या होता है, ATP कंजम्पशन।
इसको हम पे ऑफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एटीपी जो होता है ये आपका रिलीज्ड होता है, राइट। तो हमने जो देखा था फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट एंड थर्ड में आपका क्या होता है, एटीपी का कंजम्पशन होता है, एटीपी कंजम्पशन, राइट। और जो आपका होता है सिक्स्थ, सेवेंथ, 10th स्टेप, यहाँ पे आपका होता है क्या, प्रोडक्शन होता है। 6th स्टेप में हमें 2 NADH मिलता है, 7th और 10th मिला के हमें मिलते हैं 2 ATP। 2 NADPH से हमें मिलता है 5 ATP, जो कि टोटल ATP का गेन होता है कितना, 7 ATP, राइट। और ये जो 7-10 स्टेप्स होते हैं इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फेट आते हैं वो सबस्ट्रेट से लेके डायरेक्टली एटीपी में ऐड किया जाता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, राइट। तो ये हो गया आपका ग्लाइकोलाइसिस का डिटेल जो हमने आज देखा, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेरे प्रोफाइल को अनअकैडमी में फॉलो भी कर सकते हो। बस आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। यू हैव टू टाइप माय नेम देबश्री, देन यू नीड टू फॉलो मी, राइट। और सब्सक्रिप्शन को लेके या भी कोई भी क्वेरीज हो सब्जेक्ट मैटर में भी, प्लीज फील फ्री टू आस्क, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। For more such videos, you can subscribe to our YouTube channel Let's Crack CSI or UGC Net, and आप मेरे स्पेशल क्लास में भी जुड़ सकते हो, बिकॉज मैं अनअकैडमी के ऐप में स्पेशल क्लास फ्री क्लासेस लेती हूँ, तो आप वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कीजिए ऐप में मेरे प्रोफाइल में, बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा। एंड कोई भी क्वेरीज हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। Thank you so much students for watching this session. See you in the next session. Bye bye. Take care everyone.